अगर डाई पर 5 या 6 आता है तो लड़की कॉइन को 3 टाइम थ्रो करती है, और अगर डाई पर 1 2 3 4 आता है तो वो कॉइन को एक बार फेंक। ठीक है भाई, तो जब वो 3 बार थ्रो करेगी तो आपका देखिए क्या सिचुएशन होगा। तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, और ट्रिपल टी भी आ सकता है। और अगर सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो हेड या टेल आएगा। यहां तक का तीन सबको समझ आ गया। वो कहता है, वो क्या काउंट करती है, केवल नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करती है। अभी हेड कितने आए, तो इफ शी गोट एग्जैक्टली 1 हेड, इफ शी गोट एग्जैक्टली 1 हेड, what is probability that what is probability that by son what is probability that she three 1 2 3 4 on die, यानी कि अगर उसने एक एग्जैक्ट 1 हेड आया है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि ये केस हुआ। ठीक है बेटा, तो इवन क्या था, इवन इवेंट है कि गेटिंग 5 और 6 ऑन डाई फर्स्ट डाई पर, और E2 गेटिंग 1 2 3 4 ऑन डाई। और ए इवेंट क्या है बेटा, ए इवेंट क्या है, गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 1 हेड, यानी कि एक हेड आया है, एक हेड आया है। वो कहता अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड आया है, इफ शी गॉट ओनली 1 हेड, अगर उसको केवल एक हेड आया है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट डाई के ऊपर उसने 1 2 3 4 आया है। क्लियर है बेटा, ठीक है, यही समझ नहीं है। चलो PE1 बताओ बेटा, और PE2 बताओ। PE1 डाई पर 5 और 6 आना 2/6, E2 डाई पर 1 2 3 4 आना 4/6। अब उसके बाद E, एक मिनट, हाँ एक मिनट बेटा, हेड आया है एक बार यदि उसने E1 किया है। E1 का मतलब यह है कि ये आने के बाद एक हेड आना, एक हेड कितने केस में, 1 2 3 3/8, और ये करने के बाद हेड आया है 1/2 बेटा। भाई सबको समझ आ गया मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं लगता कहीं डाउट तुमने छोड़ा। अब क्या पूछा है बेटा, हाँ वो कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। ये भी समझ रहे हो कि भाई ये देखो मतलब इसमें बेस क्यों लग रही है। ठीक है, ये काम पहले हुआ है, ये बाद में हुआ, लेकिन पूछ हमसे ही रहा है, उल्टा पूछ रहा है। ये टू कंडीशनली ए पूछा है बेटा, तो ये PE2, ए कंडीशनली E2, PE1, ए कंडीशनली E1। और भाई +2 वाले तो बच्चे ये मान के चलो तुम्हारे साथ कोई रहमदिली नहीं बरती जाएगी, क्योंकि आप लोगों को तो भाई पूरे देश में 10-12 लाख बच्चे हैं। ठीक है, 10-12 लाख तो 25 में अपियर होते हैं जेई में। PMT कितने होते हैं, अंशु पता है कितने होते हैं, 10-12 लाख कितने होते हैं या कम होते हैं, मतलब 27 लाख बच्चा, इसका मतलब हम 27-25 भी मान लें, 12वीं क्लास करता है एक साल, है भाई। अच्छा कुछ मेरे जैसे भी तो होते हैं, मुझे अपियर ही नहीं होते होंगे भाई, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। अब जैसे हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से कोई 1-8% बच्चा ही अपियर होता होगा, और नहीं तो बहुत सही है टारगेट ही। भाई देखो कईयों के माँ बाप के पास पैसा थोड़ी होता है इतना, प्राइवेट करा देंगे, या तो BSc वगैरह करने के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं करते हैं।
12 लाख 12 लाख 300 के 12 मतलब खत्म ही सकता है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं पूछनी, अच्छी तक तो करेगी कुछ कर लिया 23 में क्या है भाई। अरे कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, ये 17 क्वेश्चन पूछना है। एक डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, एक डॉक्टर को एक पेशेंट को विजिट करना है। फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, यही है कुछ और है बताना। एक डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, एक डॉक्टर को एक पेशेंट को विजिट करना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय द ट्रेन, वो ट्रेन से आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है 3/10, और बस से आएगा 1/5, स्कूटर से आएगा 1/10, और बाई मीन्स ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी और साधन से आएगा, कार से भी आ सकता है, ठीक है, तो वो 2/5 है। अब प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो लेट होगा। सबसे पहले भाई बोलो मैंने 1/4, 1/3 और 1/12 द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट। भाई ट्रेन से आता तो प्रोबेबिलिटी लेट की है 1/3, और बस से ट्रेन से 1/4, बस से 1/3, और स्कूटर से बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12। बट ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, यानी कि किसी और साधन से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो लेट नहीं होगा, यानी कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए बेटा। लेट है, अगर वो किसी और ट्रांसपोर्ट से आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि लेट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, अरे जब वो आता है तो लेट है, हमें लेट से बात करें, लेट ना होने पे नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो यदि वो किसी और साधन से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, तो वो लेट नहीं होता है, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी बेटा 0। तो E1, E2, E3 कि वो ट्रेन से आता है, बस से आता है, स्कूटर से आता है, और बाई अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है। समझ आया कि नहीं आया? E1, E2, E3 और E4 हो जाएगा। अब ये ए केवल लेट है, ए केवल लेट है, ठीक है, तो आप कर लोगे या मैं बताऊं पूरा? बोलो अंशु, बोलो बेटा। अरे समझ आ गया? बताऊं, रिपीट करूं? मेरे ख्याल से तो देखो आ गया होगा, है ना। और कौन सा क्वेश्चन बताया अभी? एक बार मुझे बोल दो, कई बार अलग अलग होते हैं। अरे तो सिंपल है, एडिट की चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज ए मैनेजर ऑफ ए फर्म। भाई ए बी के 3 बंदे हैं, वो किसी फर्म के मैनेजर सिलेक्ट होंगे, इसके चांसेस क्या है? 4:1:2। जब भी आपको रेशियो दे रखा हो ना तो प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो करस्पॉन्डिंग रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो डिवाइड बाय सम टोटल ऑफ रेशियो, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो। जैसे ये दे रखे आपको 4:1:2, तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4/4 + 1 + 2 हो जाए, और दूसरे की 1/4 + 1 + 2, तीसरी की 2/4 + 1 + 2 हो गया भी। अच्छा, अब ये आगे दिया है कि भी अगर पहला मैनेजर बनेगा तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.3, दूसरा मैनेजर बनेगा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.8, तीसरा बनेगा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.5। इफ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी, यानी कि आपको E2 और E3, ठीक है। और बता भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर इंट्रोडक्शन चेंज इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर बी रिव्यू। एक मिनट,
क्लियर अभी? इफ द चेंजेस डज टेक प्लेस, डज नॉट इज डज टेक प्लेस रहता। क्लियर? लिखो या समझिए। अरे बोलो, सिंपल है बेटा। तीन मैनेजर बनते हैं एबीसी। E1 ये मैनेजर बना, E2 ये मैनेजर बना, E3 ये मैनेजर। ठीक है, अगर E1 बनता है तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.3 कि वो चेंज लेके आएगा, चेंज करेगा पॉलिसी। E2 बनेगा तो 0.8, E3 बनेगा तो 0.5। आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी, कि ये बी की वजह से चेंज आया है या सी की वजह से, यानी कि E2 और E3। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? 1 माइनस E1 जो बच गया, ये आया नहीं तो पता ये है। देखो E1 ये है क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट पार्ट कि जो है A इज अपॉइंटेड एज मैनेजर, E2 बेटा B को मैनेजर लगाया है, E3 बेटा C को मैनेजर लगाया है। E1 पहले को मैनेजर लगाया है, E2 दूसरे को मैनेजर लगाया है, E3 तीसरे को मैनेजर लगाया है। कोई डाउट किसी को? अच्छा, और A है हमारा कि जो न्यूज यानी कि जो है चेंज किया गया है, यानी कि जो पॉलिसी है उसमें चेंज हुआ। जैसे सरकार बदलती है तो किसी पॉलिसी में चेंज कर, अधिकारी बदलते हैं तो पॉलिसी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेटा E1 और E2 और E3, देखो इनकी वो क्या दे रखी है, इनका रेशियो दे रखा है 4:1, और इनकी प्रोबेबिलिटी लेनी होना बेटा। जब रेशियो दे रखा हो तो इसका मतलब इसका रेशियो अपॉन 4, 1, 5 और 2, 7। सेकंड बेटा इसका रेशियो अपॉन 7, थर्ड की 2/7। अब चेंज होगा पहले आदमी की वजह से, चेंज होगा दूसरे आदमी की वजह से, चेंज होगा तीसरे आदमी की वजह से। ये दे रखा है। ठीक है, कितना कितना है बता दो? 0.8 ना 0.3, 0.8 और 0.5। ठीक है बेटा। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो चेंज हुआ है आइदर E2 की वजह से है, E2 की वजह से चेंज है, और E3 की वजह से यानी कि थर्ड आदमी की वजह से चेंज है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप E3 कंडीशनली A निकाल दो और E2 कंडीशनली A और E3 कंडीशनली A, या 1 में से E1 कंडीशनली A। और ये आपको पता ही है कि PA कंडीशनली E1, PE1 लक्ष्य है। क्या समस्या आती है? लक्ष्य टाइम रोज बताना पड़ रहा है। मोबाइल खराब तो नहीं है वो वाला? एक मिनट देखिए, एक मिनट कुछ लिखने में रहेगा E1। एक मिनट बेटा, एक मिनट यहाँ रहेगा। भाई मोबाइलों को सही रखो, या मैं मैसेज इस पे तेरी बहन वाले ग्रुप पे भेजता मैं। ये तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बच्चा एक सिंसियर हो ना, वो अपसेंट होता है, तो फिर मैं तो सोचा भी कहीं हमारी तरफ से तो फाल्ट भी हो गया। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। चलो, फिर भी कोई डाउट हो तो भाई पूछ लियो। और भाई किसी को क्वेश्चन पूछना है, मैं आगे करूं?
ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा ना तो जब हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन जल्दी होगा, हमारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो मैं अब मेरा अगला टारगेट है, पहले हम लेंगे इंटीग्रेशन को, कुछ बच्चे आए जिनकी नहीं हुई है। इंटीग्रेशन के साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन चलती है, वो ली जाएगी। उसके बाद मैं एक बार वेक्टर सीडी को हो रहा हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव और वेक्टर सीडी का, क्योंकि वेक्टर सीडी को ना एक बार मैं चाहूंगा कि एलिमेंट से करा। अब तो आखिरी एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन में भी आखिरी रह रही शायद एक दो एक्सरसाइज। देखो एक मिनट, देखिए बेटा, अगली हमारा है अब सुबह ये लगेगा कि भी इन्होंने बहुत सारा सिलेबस निकाल दिया, जबकि मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने सिलेबस निकाला है मैथ्स का कुछ नहीं निकला। अब यहां तक तुम देखो पूरा करा चुका हूं मैं, ये जो मैं अब एक्सरसाइज बताऊंगा बस इसमें लास्ट में मुझे 1.5 मिनट लगेंगे, 1 से 1.5 मिनट, वो टॉपिक कटवा दी बस। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप जो पहले कर चुके हो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा क्या है, एक रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट आए। रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा, कि जैसे आप एक क्वाइन को 3 बार थ्रो करते हो, भाई आप एक क्वाइन को 3 बार थ्रो करते हो, इफ ए क्वाइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब उससे जो नंबर ऑफ हेड्स है, जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। ये जो आपका 0, 1, 2, 3 है, ये रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ये रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका 0, 1, 2, 3 है, ये रैंडम वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और हम इसकी 0 बार हेड आने की, 1 बार हेड आने की, 2 बार हेड आने की और 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और एक टेबल बनाएंगे, और वो जो टेबल बनाई जाएगी उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। रिपीट कर रहा हूं कि अब हमें मान लेते हैं एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं। अब उस 3 बार फेंकने में 0 बार हेड आ रहा है, 1 बार हेड आ रहा है या 2 बार हेड आ रहा है या 3 टाइम हेड आ रहा है। ये जो 0 बार हेड आना, 1 बार हेड आना, 2 बार हेड आना, 3 बार हेड आना, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है उनको एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने अपनी छोटी क्लासों में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, भी 10 नंबर वाले 5 बच्चे हैं, 15 नंबर वाले 4 बच्चे हैं, 13 नंबर वाले 2 बच्चे हैं, करते थे ना। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें